नमस्कार दोस्तों, आज के इस बायोमोलिक्यूल्स पर आधारित वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज से तकरीबन 15 से 20 बिलियन सालों पहले इस विश्व का निर्माण हुआ। ये विश्व एक प्रलयकारी विस्फोट से तैयार हो गया, जिसमें ऊर्जा भरित परमाणु तैयार हो गई। ये विश्व तैयार होने के बाद कुछ ही सेकंडों में कुछ सिंपल एलिमेंट्स भी तैयार हो गए, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। जैसे जैसे यह विश्व बड़ा बड़ा होते गया, वैसे वैसे इसमें तैयार हुए द्रव अलग अलग तारों की ग्रेविटी में ठंडे हो गए और कंडेंस भी हो गए। हमारी धरा पे आज से तकरीबन 4 बिलियन सालों पहले जीव अस्तित्व में आ गए। ये जीव सूक्ष्मजीवी थे और वह कुछ रासायनिक संयुगों को उपयोगिता में लाते थे। बाद में ये जीव सूरज से मिलने वाली किरणों का इस्तेमाल करने लगे और इस सूरज से मिलने वाली ऊर्जा से इनका कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स में परिवर्तन हो गया। ये बायोमोलिक्यूल ही बड़े बड़े डायनासोर्स और आज के प्रगत प्राणियों तथा वनस्पतियों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए। तो बायोमोलिक्यूल क्या है? बायोमोलिक्यूल या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो सजीवों के पेशी द्वारा निर्मित किया गया हो। बायोमोलिक्यूल्स जब हम किसी जीवों से एक्सट्रैक्ट करते हैं या आइसोलेट करते हैं तो उनकी बिहेवियर हमें निर्जीव द्रवों की तरह दिखती है। मतलब उनमें कोई भी सजीवों की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो सजीवों में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रहती है? सजीवों में केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन रहता है। सजीवों में एनवायरमेंट से मिलने वाली एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए और यूटिलाइज करने के लिए पर्टिकुलर सिस्टम रहती है। सजीव उनके एनवायरमेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं और उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। सजीवों में सेल्फ रेप्लिकेशन और सेल्फ असेंबली की प्रॉपर्टी रहती है और सजीवों में ग्रेजुअली इवोल्यूशन होता है। ये कोई भी प्रॉपर्टी हमें बायोमोलिक्यूल्स में नहीं मिलती, मतलब बायोमोलिक्यूल्स निर्जीव रहते हैं। पर सजीवों के निर्माण के लिए ये बायोमोलिक्यूल्स ही इस्तेमाल होते हैं। इन बायोमोलिक्यूल्स के सिवाय सजीव अस्तित्व में नहीं रहेंगे। जब कभी हम बायोमोलिक्यूल्स का अभ्यास करते हैं तो उसमें कौन कौन से बॉन्ड रहते हैं ये जानना बहुत जरूरी होता है। सजीवों के बायोमोलिक्यूल्स में पाए जाने वाले कुछ बॉन्ड्स यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। इन बॉन्ड्स की जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा रहेगी उतना ही वो बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा। कुछ बायोमोलिक्यूल्स में OH बॉन्ड रहता है जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 470 है। कुछ बायोमोलिक्यूल्स में दो हाइड्रोजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड रहता है जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 435 है। उसी तरह फॉस्फेट और ऑक्सीजन में भी बॉन्ड रह सकता है जिसकी बॉन्ड एनर्जी 419 है। इसी तरह अलग अलग कंपाउंड की यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्रस्तुत की गई है। सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड रहता है और डबल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड रहता है। जैसे कि दो नाइट्रोजन के एटम्स में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अन्य किसी भी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड से ज्यादा होगी। बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स यह हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स रहते हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस किया जाता है, बदला जाता है। जो ये फंक्शनल ग्रुप ही उस मॉलिक्यूल को उसकी वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी देने का काम करती है और इस फंक्शनल ग्रुप से ही अलग अलग ऑर्गेनिक संयुगों की निर्मित होती है। यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कि मिथाइल ग्रुप जो RCH3 से डिनोट किया जाता है, अमाइनो ग्रुप जो RNH2 से डिनोट किया जाता है, इथाइल ग्रुप जो RCH2CH3 से डिनोट किया जाता है, अमाइडो ग्रुप जो RCONH2 से डिनोट किया जाता है, फिनाइल ग्रुप जो बेंजीन रिंग से दिखाया जाता है, ग्वानाइडोनो ग्रुप जिसमें RNH, CNH, NH2 ग्रुप रहता है। उसी तरह कार्बोनिल ग्रुप जैसे कि एल्डिहाइड में RCHO और कीटोन में RCOR ग्रुप रहता है। कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप यह RCOH से बना हुआ होता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब अल्कोहल ROH ग्रुप से बना होता है। इमाइडाजोल ग्रुप में इमाइडाजोल रिंग प्रेजेंट रहती है तो सल्फाहाइड्रिल ग्रुप RSH से डिनोट किया जाता है। दो अल्किल ग्रुप्स यदि दो सल्फर से एक दूसरे को अटैच होंगे तो उसको हम डायसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं, डायसल्फाइड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं और RCOSR इस ग्रुप को हम थायो ईस्टर कहते हैं। उसी तरह कुछ बायोमोलिक्यूल्स में हमें ROR मतलब ईथर, RCOR मतलब ईस्टर, RCOCOR मतलब अनहाइड्राइड ग्रुप पाए जाते हैं। अनहाइड्राइड ग्रुप में हमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स एक दूसरे को अटैच मिलते हैं। कुछ बायोमोलिक्यूल्स में हमें फॉस्फोरिल बॉन्ड्स भी मिलते हैं। फॉस्फोरिल बॉन्ड्स यह RrPO4 2 नेगेटिव से बना रहता है।
फॉस्फोरिल एनहाइड्राइड में कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड के जैसे दो फॉस्फेट ग्रुप एक दूसरे को अटैच मिलते हैं, तो मिक्स एनहाइड्राइड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा फॉस्फोरिल ग्रुप एक दूसरे को अटैच रहते हैं। मिक्स एनहाइड्राइड को हम आसाइल फॉस्फेट भी कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स ये दो भागों में विभाजित किया गया है, एक जिसको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं और दूसरा जिसको हम माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स वह होते हैं जो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और कम मात्रा में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स को हम माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। किसी भी जीव में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, शुगर और लिपिड ये 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स हमें मिलते ही है। किसी चीज को जीव कहने के लिए एक 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स में होना जरूरी है। यदि इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल उस चीज में नहीं होगा तो उसको जीव कहा नहीं जा सकता। जैसे कि वायरस में इसमें से शुगर या लिपिड्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं या एब्सेंट भी हो सकते हैं, इसलिए उनको जीव कहा नहीं जाता। प्रोटीन्स यह अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। कुछ प्रोटीन्स कैटालिटिक एक्टिविटी दिखाते हैं, मतलब वह किसी रिएक्शन की रेट बढ़ाने का काम करते हैं। तो दूसरे प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स या सिग्नल रिसेप्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स बोल के भी काम करते हैं। प्रोटीन्स यह सारे बायोमोलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा वर्साटाइल है। यदि हम प्रोटीन के फंक्शन की लिस्ट बनाएंगे तो यह लिस्ट बहुत बड़ी होगी। किसी जीव के पेशियों में पाए जाने वाले सभी प्रोटीन्स को हम उस पेशी का प्रोटियोम कहते हैं। जीवों में 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। डीएनए और आरएनए ये न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड का काम जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करना और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसमिट करने का होता है। कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चरल और कैटालाइटिक फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। शुगर या पॉलीसैकेराइड्स सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज या मोनोसैकेराइड से बने हुए थे। शुगर द्वारा 3 महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं। एक वह एनर्जी स्टोर करने का काम करता है, दूसरा उस सेल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, जैसे कि प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट रहता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट रहता है, और ये दोनों भी बायोमोलिक्यूल्स पॉलीसैकेराइड्स हैं। और तीसरा जो फंक्शन है वह है सेल के बाहर प्रेजेंट रहने वाले एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने का, आइडेंटिफाई करने का। लिपिड्स यह वाटर इंसॉल्युबल हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स रहते हैं, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने का होता है। लिपिड्स में एनर्जी भी बहुत मात्रा में स्टोर रहती है। कुछ पिगमेंट्स लिपिड्स के बने रहते हैं और लिपिड्स का इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग में भी काम है। सेल के साइटोसेल में हजारों अलग अलग छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या माइक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स के सिवाय कुछ छोटे बायोमोलिक्यूल्स भी कुछ जीवों में या कुछ पेशियों में पाए जाते हैं। जैसे कि पौधों में जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, जिनका उन पौधों के जीव में विशेष महत्व रहता है। यह मॉलिक्यूल्स उन पौधों को सेंट देने का काम करते हैं। इन माइक्रोमोलिक्यूल्स में मॉर्फिन, क्विनिन, निकोटीन और कैफीन जैसे मॉलिक्यूल्स का जिक्र करना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो सेल में पाए जाते हैं उनको उन पेशियों का मेटाबोलोम कहते हैं। इस तरह ये अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स जो लाइफलेस है हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।